हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को सम इम्पोर्टेंट रूल इन प्रोनाउन बताने जा रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल होते हैं प्रोनाउन में जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम जानते हैं अभी कौन कौन से रूल हैं। तो पहला रूल कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है ना। दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों? एंड से, तथा उनके पहले ईच या इभरी लगा हो तो उनके साथ प्रयोग होने वाला प्रोनाउन सदैव किस में होगा? सिंगुलर में होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो कह रहा है दो सिंगुलर नाउन, तो दो सिंगुलर नाउन बॉय और टीचर हो गए, किससे जुड़े हो? एंड से, तो एंड से जुड़ गए हैं। उनके पहले क्या प्रयोग लगा हो? ईच या इभरी, तो देखिए इभरी लगा है, ठीक है ना। तो इनके साथ जो प्रयोग होने वाला प्रोनाउन होगा सदैव किस में होगा? सिंगुलर में होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा इभरी बॉय एंड इभरी टीचर वेंट टू हिज क्लासेज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दो नाउन दिया है बॉय और गर्ल, एंड से जुड़ा है और इसके पहले ईच और इभरी लगा है। इनके साथ प्रयोग होने वाला प्रोनाउन जो है किस में लगा है? सिंगुलर में ही लगा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल कह रहा है कि यदि दो एक वचन नाउन आइदर आर या नाइदर ना से जुड़े हों तो इनके साथ प्रयोग होने वाला प्रोनाउन सदैव एक वचन यानी सिंगुलर में होगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे आइदर सीता और गीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। दो नाउन सीता और गीता दिया हुआ है, ठीक है। और किससे जुड़े हैं? आइदर आर से जुड़े हों तो इनके साथ प्रयोग होने वाला प्रोनाउन किस में है? सिंगुलर में ही है, ठीक है ना। अब तीसरा रूल कह रहा है यदि एक सिंगुलर नाउन हो और दूसरा प्लुरल नाउन हो, आइदर आर या नाइदर ना से जुड़े हों, तो सिंगुलर नाउन को पहले लिख देंगे, प्लुरल नाउन को बाद में रखेंगे और प्रोनाउन जो होगा पास वाले नाउन के अनुसार रखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो पहला कह रहा है आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स वेंट देयर हाउस। तो देखिए राम जो है सिंगुलर में है और फ्रेंड्स जो है प्लुरल में है। तो राम को पहले लिख दिए हैं, फ्रेंड्स को बाद में लिख दिए हैं, ठीक है। और जो प्रोनाउन प्रयोग होगा ना वो पास वाले नाउन के अनुसार होगा। तो पास वाला नाउन प्लुरल में है इसीलिए यह कि किस में प्रयोग होगा? प्लुरल में ही प्रयोग होगा प्रोनाउन, ठीक है। अब अगला नियम कह रहा है 2-3-1 का नियम। तो 2-3-1 के नियम से प्रयोग होने वाला सेंटेंस के साथ प्रोनाउन जो प्रयोग होता है ना फर्स्ट पर्सन का प्लुरल होता है। 2-3-1 का नियम क्या होता है? तो जब किसी सेंटेंस में पहले सेकेंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन और बाद में क्या है फर्स्ट पर्सन रखा गया हो तो यह 2-3-1 का नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है यू राम एंड आई, ठीक है। यू राम एंड आई वेंट टू टेम्पल फ्रॉम आवर स्कूल। तो 2-3-1 के नियम से बना जो सेंटेंस होता है ना उसके साथ जो प्रयोग होने वाला प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल होता है। फर्स्ट पर्सन का प्लुरल जो होता है वी होता है और वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? आवर है। तो आवर यहाँ पे रख दिया गया है। वैसे दूसरे एग्जाम्पल में यू एंड राम सोल्ड आवर होम, ठीक है ना। तो यह 2 है और यह 3 है, ठीक है ना। यह सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन दिया नहीं है, फर्स्ट पर्सन रखेंगे नहीं। सोल्ड, ठीक है ना। और जो प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है फर्स्ट पर्सन का प्लुरल हो गया आवर होम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यू एंड राम सोल्ड आवर होम हो जाएगा। अगला नियम कह रहा है यदि किसी वाक्य में इज एम आर वाज वेयर का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वह प्रोनाउन हमेशा किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। इसके कहने का मतलब है यदि इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई प्रोनाउन प्रयोग हो गया हो, तुरंत प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। और नॉमिनेटिव किसे कहते हैं? सब्जेक्टिव केस का, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है ना उनको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। यहाँ दिया है इट इज़ आई हु हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज है ना, इज यहाँ दिया है ना, इज के बाद क्या है? प्रोनाउन प्रयोग हो गया है। तो यहाँ जो है कॉम्प्लीमेंट इसका प्रोनाउन है। तो यह प्रोनाउन किस में रखा जाएगा? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा, ठीक है। कह रहा इट इज़ आई हु हेल्प यू, ठीक है। अब दूसरा कह रहा इट इज़ आई हु आई एम योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ भी इज के बाद क्या है? प्रोनाउन प्रयोग हो गया है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो यह प्रोनाउन किस में रहेगा? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो आई जो है अपने सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है ना। और आई के साथ जो वर्ब लगता है क्या लगता है? एम लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? एम लगा दिए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इज एम आर वाज वेयर का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले नियम पे। कह रहा है यदि एंटीसीडेंट के रूप में एक ही वाक्य में सजीव एवं निर्जीव दोनों आ जाएं, ठीक है। एंटीसीडेंट के रूप में एक ही वाक्य में सजीव एवं निर्जीव दोनों आ जाएं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है? आई सा एन एंट एंड ए मैन दैट वेयर स्टैंडिंग ऑन द रोड। यानी कि एक ही वाक्य में सजीव और निर्जीव दोनों आ गए हैं।
यहाँ पे देखिए आई सा एन एंट मीन्स कहेंगे सर चींटी होता है, चींटी तो होता है सजीव में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे चींटी जो है ना यह निर्जीव में ही माना जाता है, क्योंकि चींटी जो है आंट जो होता है एकदम छोटा होता है, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर है ना उसमें उसको निर्जीव मान लिया गया, लाइफलेस मान लिया गया है। और यहाँ मैन दिया है, मैन मीन्स आदमी होता है, तो आदमी तो किस में होगा, और लिविंग में होगा यानी कि सजीव में होगा। तो कह रहा है यदि किसी एक ही वाक्य में सजीव आ जाए तो सजीव यहाँ आ गया है मैन, निर्जीव भी आ गया, निर्जीव यहाँ एंट आ जाए, ठीक है ना। तो दोनों आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, कह रहा आई सा एन आंट एंड ए मैन दैट वेयर स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी कोई एक निर्जीव आ जाए और एक सजीव आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या जोड़ देंगे, दैट जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, कैसे आइए देखते हैं। कह रहा दिस इज द बेस्ट, तो बेस्ट जो है अपने क्या है थर्ड फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो यहाँ बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू। अब आगे देखते हैं आल एनी नन नथिंग। आल एनी नन नथिंग ओनली किसी सेंटेंस में आए तो भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग करेंगे, कैसे। यहाँ पहला एग्जाम्पल कह रहा है आई हैव नथिंग दैट कैन हेल्प यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नथिंग आ गया है ना, यदि किसी वाक्य में नथिंग आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में आल भी आ जाएगा तो उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ भी दैट प्रयोग हुआ है, यहाँ भी दैट प्रयोग हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में आल आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, ओनली आ जाए, ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इसमें भी दैट का प्रयोग हुआ है और इसमें भी दैट का प्रयोग हुआ है। आइए अब अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम है यदि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो वहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यदि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और उसका प्रयोग किस केस में किया गया हो, सब्जेक्टिव केस में किया गया हो, सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो यहाँ पर भी जो रिलेटिव प्रोनाउन का रूप में प्रयोग होगा ना दैट का ही प्रयोग होगा, कैसे। तो हु एम आई दैट हेल्प यू, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह किस में प्रयोग होगा, दैट के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले नियम पे। तो अगला नियम कह रहा है यदि किसी वाक्य में सच या सेम आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, यहाँ कह रहा है आई बात सच पेन एज वाज कास्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पर सच आ गया है ना, ठीक है ना, तो सच आ जाएगा किसी वाक्य में तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब अगला है कह रहा है दैन तथा एज के पश्चात सामान्यतः नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दैन आ जाए किसी सेंटेंस में और आज एज आ जाए तो इसके पश्चात सामान्यतः नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया ही इज ओल्डर देन आई, तो देखिए यहाँ पे दैन आया है ना, तो दैन के बाद किसका प्रयोग किया गया है, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया गया है यानी सब्जेक्टिव केस के। दूसरा भी एग्जांपल है राम इज एज स्मॉल एज सी इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है एज स्मॉल एज सी इज, राम इज एज के पश्चात भी क्या आया है नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ भी एज आया है ना, एज आएगा या फिर दैन आएगा, इन दोनों के पश्चात जो है किसका प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। इस प्रकार यह जो है कुछ रूल थे प्रोनाउन में जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसको जानते हैं तो अच्छे से प्रोनाउन को कर ले जाएंगे। उम्मीद है आपको प्रोनाउन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल समझ आए होंगे। यदि समझ आया होगा तो आगे की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग का थोड़ा बहुत प्यार हमें भी मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हम भी चैनल पे अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।